प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और आज हमारा 13th लेक्चर है इस यूनिट का। आज हम जानेंगे एक्स-रे डिफ्रैक्शन के बारे में, यानी एक्स-रे डिफ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम जानेंगे कि ये एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है। उससे पहले एक्सरेज क्या होती है, इनकी डिस्कवरीज कैसे हुई और इसे हम कैसे और कहाँ यूज करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और ये एक्सरे क्रिस्टल से क्यों डिफ्रैक्ट होते हैं, क्या कंडीशन है एक्सरे डिफ्रैक्शन की, उसकी भी बात करेंगे। और एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, यानी कि जिसे हम ब्रेग्स लॉ कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरे डिफ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि, और वो ये है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। इसे हम ब्रेग्स इक्वेशन या ब्रेग्स कंडीशन फॉर द एक्सरे डिफ्रैक्शन कहते हैं। आज हम इसे डिराइव करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरेज क्या होती हैं। एक्सरेज आर दी हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं और ये कब पैदा होती हैं, जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी एटम पर स्ट्राइक करता है तो उसके इनर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कर देता है। लेकिन जहां से ये रिमूव करता है वहां पर एक वैकेंसी इलेक्ट्रॉन की क्रिएट हो जाती है और उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है और उन दोनों सेल्स के जो एनर्जी डिफरेंस होती है इलेक्ट्रॉन की, वो एक्सरे के रूप में हमें मिलती है। मैं बता भी देता हूं आपको। ये देखिए कि ये न्यूक्लियस है और हम जानते हैं इसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो किसी इनर सेल से, जैसे सपोज कीजिए यहां पर इसने स्ट्राइक किया, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं फास्ट मूविंग, ये इलेक्ट्रॉन। चलिए हम लिखते चले जाते हैं। व्हेन ए फास्ट मूविंग electron strike the electron of inner cell of atom, ये देखिए, इट इजेक्ट दैट इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को ये इजेक्ट कर देता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव हो गया है, निकल गया है। इट इजेक्ट, इसको इमिट कर देता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा। लेकिन जैसे ही इसने इस इलेक्ट्रॉन को यहां इमिट किया तो यहां पर एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करती है। ये देखिए, ड्यू टू इट ए वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट, पैदा हो जाती है। एंड टू फिल दिस वैकेंसी, इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल जंप इनटू दिस इनर सेल टू फिल दिस वैकेंसी। An electron from outer shell jump into inner cell। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं एनर्जी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की और इनर सेल में एनर्जी कम होती है, तो अब ये जो डिफरेंस है एनर्जी का इलेक्ट्रॉन की,
ये पैदा होता है, ये देखिए, एक्स-रेज के रूप में। द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों सेल्स में जो एनर्जी का डिफरेंस था, अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रेज। तो प्यारे बच्चों, नोट्स भी आप साथ साथ बनाते रहिए, और यही एज सच नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से दे दूंगा, जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप वहां से भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि ये जो एक्सरेज होती है, इनकी जो वेवलेंथ होती है, वो लगभग जो है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट के आसपास होती है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर के करीब वेवलेंथ होती है। यानी द वेवलेंथ इज अबाउट, यू कैन से 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट के आसपास होती है। एनर्जी ऑफ द एक्स-रेज इज गिवन बाय, आप प्लैंक्स लॉ से निकाल सकते हैं कि एनर्जी जो होती है एक्स-रेज की, वो hc/λ हम कह सकते हैं, जहां h प्लैंक्स कांस्टेंट है, यानी h क्या है यहां पर, प्लैंक्स कांस्टेंट। देखिए, अगर आपको पूरे नंबर लेने हैं तो थोड़ा सिस्टमेटिक ऐसे चलिए। हमने अभी एक्सरे के बारे में जाना है कि एक्सरेज जो है हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं। अब आप कहोगे कि इन एक्सरेज की खोज किसने की है? द एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय द राउंटजन इन 1895 में। लेकिन जब इनको डिस्कवर किया गया तो इनकी कोई खास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता ही नहीं था। तो जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं, फिजिक्स में देखते हैं कि जब जिस चीज के बारे में नहीं पता होता है, जिसकी वैल्यू का हमें नहीं पता होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट इट बी एक्स, इसको एक्स रख करके छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि चलिए इसके बाद में हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन ऐसे ही एक्सरेज के बारे में हुआ, जब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता था तो इसको एक्स रे कहा गया कि कोई अदृश्य विजुअल रेडिएशंस हैं जिनके बारे में इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद इसके नाम के बारे में जानेंगे। लेकिन इनका नाम, वही नाम आज तक प्रचलित रह गया, एक्स रे, जो कि आगे चल के काफी हेल्पफुल भी हुआ बहुत सी हमारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए। क्यों? वो देखिए, मैं एक बात बताऊंगा अब आपको कि इससे पहले आपको थोड़ा सा डिफ्रैक्शन का भी आइडिया होना चाहिए, जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया भी है। डिफ्रैक्शन होता क्या है? The bending of the light around the corners of an obstacle or aperture and its spreading into the geometrical shadow region is called diffraction। कोई भी रेडिएशन हो, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन ये है कि डिफ्रैक्शन सिर्फ तभी होता है जब उस वेव का और रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो और ऑब्स्टेकल का साइज कंपेरेबल हो, यानी कि अप्रोक्सीमेटली बराबर हो। अब हम देखते हैं कि एक्सरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम का साइज क्या होता है। द साइज ऑफ एटम इज अबाउट, कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, यानी कि लगभग 10⁻⁻10 मीटर। एक्सरेज की वेवलेंथ भी इसी ऑर्डर की होती है और एटम का जो साइज होता है वो भी इसी ऑर्डर का होता है। तो ये हमारी डिफ्रैक्शन की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रही है। इसीलिए क्रिस्टल्स पर, जो हमारे उन पर एक्सरे का डिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हम उस क्रिस्टल्स के अंदर की बातें जान पाते हैं, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी क्रिस्टल की कंप्लीट एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि ये एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है और क्यों होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन
ए मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, ये देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरेज इंसिडेंट ऑन ए क्रिस्टल लैटिस, इंसिडेंट ऑन ए क्रिस्टल लैटिस, किसी क्रिस्टल लैटिस में जब ये इंसिडेंट होती हैं, भी इनका एक्सरेज का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स होते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ एक्सरेज अप्लाई फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन पर जिस पर ये एक्सरे स्ट्राइक कर रही हैं, और जैसे ही कोई फोर्स किसी इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करता है, तो आप जानते हैं किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। जैसे फोर्स लगेगा, ड्यू टू इट इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट्स, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करने लगता है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब बताइए उसकी वजह से क्या होता है कि जब एक्सरे उस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक किया तो उसने इसकी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो वहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। अब उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी आउटर सेल से जंप करता है, और जो है एनर्जी डिफरेंस के बराबर रेज या यूं कहिए कि रेडिएशंस, जिन्हें हम एक्सरे कहते हैं, वो प्रोड्यूस होती है। आप यही तो लिख रहे हैं, इट री इमिट द एक्सरेज ऑफ एनर्जी विच इट एब्जॉर्ब, मतलब जितनी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन उस पर स्ट्राइक किया था तो एब्जॉर्ब किया था, उतनी ही एनर्जी की एक्सरेज जो है वहां पर पैदा होती हैं। और फिर ये एक्सरेज क्या करती हैं, ये या तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं क्रिस्टल लैटिस से, और या फिर वहां से इनका डिफ्रैक्शन हो जाता है। ये देखिए, दीज एक्सरेज रिफ्लेक्ट or you can say a diffract from the crystal lattice, from the अभी हम देखेंगे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए ब्रेक्स ने कंडीशन डिराइव की थी, जिसे ब्रेक्स कंडीशन कहते हैं या ब्रेक्स लॉ कहते हैं, ब्रेक्स इक्वेशन भी कहते हैं, जिसे हम ड्राइव करेंगे, और वो इक्वेशन क्या होगी वो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ब्रेक्स लॉ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से निकलेगा, वो ये था 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। इनकी डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं जब हम इसको ड्राइव करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहीं आते हैं कि जो एक्सरेज हैं जो इंसिडेंट हुई वो या तो डिफ्रैक्ट हो गई या फिर रिफ्लेक्ट हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड जो एक्सरेज हैं दे गेट सुपरइम्पोज एंड इंटरफेरेंस ऑफ दीज एक्सरेज टेक्स प्लेस। द रिफ्लेक्टेड एक्सरेज superimpose constructively the interference takes place।
अब जो इंटरफेरेंस में आप जानते हैं कि ब्राइट डार्क कुछ फ्रिंजेस बनती हैं, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस ये किस बात पर डिपेंड करती हैं? आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है कि ये पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करती हैं। जो एक्सरेज या जो रेडिएशन सुपरिम्पोज हो रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता है, वही बात मैं लिख रहा हूं। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस ऑफ एक्सरेज विच सुपरिम्पोज्ड। चलिए इसे एक हम डायग्राम के द्वारा ब्रेक्स ने किस तरह से इस लॉ को, इस इंटरफेरेंस ऑफ एक्सरेज को यूज करते हुए डिराइव किया, उसको हम देख लेते हैं। यानी जो कुछ भी लिखा है इसको हम डायग्राम के द्वारा समझाते हैं, यानी कि ब्रेक्स लॉ को, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ड्राइव द ब्रेक्स लॉ, योर ब्रेक्स कंडीशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो चलिए जो कुछ हमने अभी तक आपको बताया है उसे हम एक डायग्राम के द्वारा लेके चलते हैं। सबसे पहले हम एक क्रिस्टल लैटिस ले लेते हैं, एक क्रिस्टल ले लेते हैं, और आप जानते हैं क्रिस्टल्स क्या होता है। इन क्रिस्टल्स द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड रेगुलर एंड पीरियोडिकली लाइक दिस। और ये मान लो डिफरेंट प्लेन्स हैं, पैरेलल प्लेन बहुत से बन सकते हैं, और दो क्रिस्टल प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं दिस इज डी। अब ये देखिए कि यहां पर ये हमारी एक एक्सरेज इंसिडेंट हुई यहां पर, एंड इसको हम इंसिडेंट एक्सरेज हैं इस एक तो ए पॉइंट पर, और इसके जस्ट एडजेसेंट जो प्लेन है उस पर जो एक एटम है या जो पॉइंट है ये उस पर भी इंसिडेंट हो रही हैं लाइक दिस। मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाते रहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, सीखना है, तो आप अपनी नोट्स भी बनाइए। अगर फिर भी आपको नोट्स की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसी फॉर्मेट में आपको वो नोट्स मिल जाएंगे, और वहां से आप डाउनलोड करके उनकी भी हेल्प ले सकते हैं बेटर स्कोरिंग के लिए। ये देखिए, ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल, ये है थीटा। जैसे ही ये इंसिडेंट होती हैं एक्सरेज, जिनकी वेवलेंथ हमने कितनी मानी है, लैम्डा, जो कि मोनोक्रोमेटिक हैं, ये यहां से डिफ्रैक्ट हो जाती हैं लाइक दिस और लाइक दिस। आप देख रहे हैं, इन्हें हम रिफ्लेक्टेड और डिफ्रैक्टेड एक्सरेज कह रहे हैं। ये देखिए मेरे साथ साथ आप लिख लीजिए। यही हमने लिखा है कि व्हेन ए बीम ऑफ द एक्सरेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक light, monochromatic x-rays of wavelength lambda incident on a crystal planes at a glancing angle theta or angle of incidence, they get reflect or refract at point A and B of adjacent crystal planes. The reflected x-rays get superimposed, produce the interference pattern here, and the fringes formed due to the constructive interference, and the formations of the fringes depends on the path difference of the x-rays diffracted at point A and B. हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं C पर, और एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पर D पर कर देते हैं, और आप जानते हैं ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है। अब इन सुपरिम्पोजिंग जो एक्सरेज हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है वो देखिए। द पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए यहां से आगे तो सेम है और यहां तक भी सेम था, तो पाथ का अंतर कितना रह गया, सिर्फ ये CB, एक तो ये CB है प्लस एक ये BD है, यह वाला ये BD है प्लस BD, ये। और अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए पता चलेगा
कि ये CB और ये BD तो दोनों बराबर ही हैं, तो क्यों ना हम इसे 2BC कह दें या 2CB कह दें। ठीक है, चलिए इसको अब हम देखेंगे, थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे आगे। आप इसे इक्वेशन दे दीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि प्रॉपर है नोट्स बना सकें आप। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्यारे बच्चों, आपको पहले से हमने लोअर क्लासेस में बता रखा है कि जब ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है तो ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। दिस पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय, यानी इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस व्हिच आर गोइंग टू बी सुपरइम्पोज टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। आप कह सकते हैं कि 2BC इज इक्वल टू n लैम्डा, ये देखिए। लेकिन अभी भी हम इस डायग्राम से BC की वैल्यू निकाल देते हैं। इन ट्राइंगल ABC बताइए, इन ट्राइंगल ABC व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब बता सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ये देखिए इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AB। और AB कितनी है, ये तो इन दो जो क्रिस्टल प्लेन्स हैं एडजेसेंट, उनके बीच की डिस्टेंस है। तो यहां से हम इसको D कह सकते हैं, इट इज D। तो यहां से हमें पता चला कि BC इक्वल टू D साइन थीटा। अब देखिए यहां पर इस BC के स्थान पर हम ये वैल्यू रख देते हैं और हमारे पास आ जाएगा 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। कितनी महत्वपूर्ण एक इक्वेशन डिराइव हो गई है, ये इक्वेशन नंबर 3, और इसे ही हम कहते हैं ब्रेक्स इक्वेशन या फिर ब्रेक्स कंडीशन फॉर द डिफ्रैक्शन इन द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ग्लांसिंग एंगल एंड द वेवलेंथ ऑफ द X-rays which incident on the crystal planes. Only those X-rays which incident on a crystal planes at glancing angle theta and satisfy this equation can diffract, and it is very important law that is called Brake's law. अब फिर मुझे एक बात आप इसमें और देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये है क्या क्या। ये देखिए यहां पर जो n आप देख रहे हैं, मैंने और बातें तो आपको बता दी। D क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, थीटा ग्लांसिंग एंगल, और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज। लेकिन n क्या है, ये देखिए n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। n की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 है तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। और अगर n की वैल्यू 2 है तो उसे हम सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन कहेंगे। और अगर n की वैल्यू इसी तरीके से 3 है तो उसे हम थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन कहेंगे। और इस तरह से n की वैल्यू वेरी करती चली जाएगी, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का जो मैक्सिमा या जो फ्रिंजेस मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी की होती हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइड बाई 2D। एक बात भी हमें पता है कि ये जो साइन थीटा की वैल्यू होती है या तो इधर ये 1 होती है और लेस देन 1 होती है। तो फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि n लैम्डा बाई 2D इट विल बी लेस देन इक्वल टू 1। इस रिलेशन से स्पष्ट हो रहा है। अब एक और बात देखिए, यहाँ से हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि जो n लैम्डा है इट इज लेस देन इक्वल टू 2D, और ये n भी हम नीचे ले जा। Only those X-rays which satisfy this equation can diffract from a crystal lattice. देखिए अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन की बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, मैंने आपको बताया था कि जो n की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो फिर ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा कि लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू
2D। और मैंने एक और बात भी बताई कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता है एटम्स के बीच में, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट और 10⁻⁻10 मीटर। और अगर ये देखें तो फिर इस हिसाब से तो हमारा ये जो लैम्डा है इट विल बी लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। और हम ये भी जानते हैं कि जो एक्सरेज की वेवलेंथ होती है वो इसी ऑर्डर की होती है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। यही कारण है कि हमारे जो एटम्स हैं, क्रिस्टल्स के जो प्लेन हैं, उन पर जब एक्सरेज इंसिडेंट होती है तो वो डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि डिफ्रैक्शन की यही तो कंडीशन है कि साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज। ये क्रिस्टल्स पर डिफ्रैक्ट होती हैं और एक्सरे डिफ्रैक्शन इज वेरी हेल्पफुल टू डिटरमाइन द केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। दूसरी जो वेव्स होती हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रे हैं या दूसरी इंफ्रारेड रेडियो वेव्स, हम उनको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारे क्रिस्टल्स के जो प्लेन है, एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, उनके कंपेरेटिबल नहीं होती। इसलिए हम दूसरी जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको हम क्रिस्टल डिफ्रैक्शन में यूज़ नहीं करते और वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानने के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एनालिसिस करने के लिए। यहाँ से अब देखिए, अगर हम क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें, फॉर क्यूबिक क्रिस्टल में हम जानते हैं कि ये जो D है ना, हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं इस ब्रेग्स लॉ को। D की वैल्यू क्या होती है A डिवाइडेड बाई h² प्लस k² प्लस l²। h के l क्या है, ये मिलर इंडिसेस हैं, यानी फॉर क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ मिलर इंडिसेस h k l, this interatomic spacing और interplanar spacing of the crystal lattice is given by this। और यहां पर एक बात ये भी जानते हैं आप कि ये जो A है, A is the crystal primitive, ये हो। अच्छा, इसको हम यहां रख देते हैं इन दिस ब्रेग्स लॉ, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू डी, डी के स्थान पर हम ये लिख रहे हैं A और साइन थीटा यहाँ है ही, हम वो भी लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाई ये h² प्लस k² प्लस l² रूट एंड इट इज इक्वल टू n लैम्डा। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए चलिए हम दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी कैन राइट हियर दैट 4a² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई h² प्लस k² प्लस l² एंड इट इज इक्वल टू n² लैम्डा स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया जिसे हम कहेंगे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कह देते हैं, या फिर इसे हम फॉर्म फैक्टर भी कह देते हैं, या इसे हम स्ट्रक्चर फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, फॉर द एक्स-रेज हैविंग वेवलेंथ लैम्डा which incident on a crystal lattice at glancing angle theta, h, k, l are the Miller indices. Only those X-rays which satisfy this equation can diffract by the crystals. और ये जो रिलेशन है, it is very helpful to determine the स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। क्योंकि देखिए बाकी के सारे फैक्टर्स अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम एक्सपेरिमेंटल जो मेथड्स हैं उनको भी यहाँ स्टडी करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें अगर बाकी की गिवन हो तो हम कुछ पैरामीटर्स हैं क्रिस्टल्स के A, H, K, L वगैरह, इनमें से ये जो चीज़ें हम डिटरमाइन कर सकते हैं बशर्ते कि हमें बाकी की सारी चीज़ें पता हो। तो
तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो स्टडी किया, जो जाना है, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल किया आपने कि एक्सरेज क्या होती हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, एंड व्हाई द एक्सरे डिफ्रैक्शंस आर यूजफुल फॉर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत बार एग्जाम में, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिस्कस किया जाता है, पूछा जाता है, वो है ब्रेग्स लॉ कि फाइंड दी ब्रेग्स कंडीशन और ब्रेग्स इक्वेशन फॉर दी एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो वो ये है, और इनके सभी पैरामीटर्स के बारे में हमने आपको बता दिया। ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके बताने से आगे के जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें हमें और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में हेल्प मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये अच्छा लगा है तो आपके जो दूसरे साथी हैं उनको भी इसे कम्युनिकेट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 2 चैनल्स हैं हमारे, आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाई आईसी सर। इन दोनों ही चैनल्स से आप जुड़े रहिए। कंप्लीट फिजिक्स फॉर ऑल क्लासेस, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मार्क्स लें हैं, उनके लिए आपके समय समय पर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और हाँ, ये नोट्स आप अपने खुद बनाइए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको बिल्कुल यही इसी फॉर्म में मेरे हैंड रिटन नोट्स, यहीं से जो मैं लिख रहा हूँ वही उसमें वो आपको डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन के ऊपर है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।